नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। इस समय हम लोग सुन रहे हैं जगदीश चंद्र के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास धरती धन्यापना, जिसके 3 भाग प्रस्तुत हो चुके हैं। आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं इस उपन्यास का चौथा भाग। अभी तक आपने सुना इसमें काली नामक एक चमार, जो कि बचपन में ही गांव से भाग गया था, वह पुनः अपने गांव में वापस आता है और गांव की और ख़ास तौर से चमारों की घरों की दशा देखकर उसको बड़ा दुख होता है। वह अपने गांव में पक्का मकान बनाने का निश्चय करता है और इस बाबत उससे गांव में मिट्टी खोदकर अपना मकान तैयार करता है, जिससे उससे गांव के ही दूसरे चमार युवक मंगू से उसका झगड़ा हो जाता है और चौधरी उसको बुलाता है और समझाता है, क्योंकि उस गांव में चौधरियों का चमारों के ऊपर काफ़ी दबाव रहता है और वह समझाता है कि आपस में झगड़ा ना करें। काली ना चाहते हुए भी झगड़ा करता है और उसी गांव की एक लड़की, जो कि मंगू की बहन होती है, ज्ञानू, जिसकी तरफ उसका आकर्षण होता है। और काली की चाची जब यह बात सुनती है कि मंगू और काली में झगड़ा हुआ है तो उसको बड़ा दुख होता है और उधर जो मंगू के समर्थन के लोग हैं वह काली की चाची से झगड़ा करते हैं और काली का चचेरा भाई चाचा निक्कू उससे झगड़ा करता है। मंगू गांव का बिगड़ैल चमार, जो कि चौधरियों की खुशामद करता है और गांव में सब पर अपना रोब झाड़ता है, उसको काली का घर बनाना पसंद नहीं आता और बेमतलब उससे झगड़ा करता है। और काली फिर सबको रोकता है झगड़ा करने के लिए। और 12वें भाग में हम देखेंगे आगे की कहानी। मकान बनाने के लिए आवश्यक सामान जुटाने के बाद काली ने बुनियाद खोदने का विचार किया। उसने मकान की दाईं ओर बंतू के मकान और बाईं ओर निक्कू का मकान दोनों देख लिए। काली ने जीतू की सहायता से बुनियाद पर निशान लगा दिए। सबसे पहले उसने बंतू और उसके पिता चानन राम और माता ठकुन्नी को बुलाकर उनको बुनियाद के निशान दिखाए और कहने लगे, आप अपनी तस्लीम कर लें या तसल्ली कर लें कि मैंने आपकी जगह नहीं ली है। उन्होंने काली की बात का बुरा माना और अपना रोष प्रकट करते हुए कहा, तुम कौन सी मुरब्बों की तकसीम कर रहे हो जो ऐसी बात कहते हो? हमें तो खुशी है कि तुम्हारी पक्की दीवार के सहारे हमारी भी कच्ची दीवार खड़ी रहेगी। काली ने लज्जित स्वर में उत्तर दिया, चाचा, कई लोग ऐतराज़ कर देते हैं ना, कभी कभी इसी बात पर झगड़ा फसाद हो जाता है। इससे तो यही अच्छा है कि पहले ही मामला सुलझ जाए। उसके जाने के बाद काली निक्कू के घर गया और उससे बुनियाद के निशान देखने के लिए कहा। निक्कू तो चुप रहा, लेकिन उसकी पत्नी प्रीतो काली के से तीखे स्वर में बोली, काली, तू तो ऐसी बात कर रहा जैसे हम तेरे शरीक हैं। निक्कू अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता हुआ सिर धोने लगा। काली हंसी मजाक में निक्कू के घर से बाहर आया और बुनियाद के निशान दिखाता हुआ बोला, चाचा देख लो, तसल्ली कर लो, निशान ठीक तो हैं, कहीं कोई एतराज़ की बात ना हो। निक्कू ने सिर हिलाकर अपनी अनुमति दे दी। निक्कू के साथ ही उसके घर में वह घुस गया और मंगू पीछे से आ गया। यह देख काली ने सोचा कि पहले निक्कू की दीवार के साथ बुनियाद खोद लूँ। उसे जीतू की सहायता से काम शुरू कर दिया। अभी वह कच्चे निशानों को पक्का ही कर रहे थे कि निक्कू सिर पर चादर लपेट और हाथ में पतली सी लाठी लिए काली के सामने खड़ा हो गया और रोब से ललकारते हुए बोला, मैं यहाँ बुनियाद नहीं खोदने दूंगा, ये मेरी जगह है। काली चकित सा उसकी ओर देखता हुआ बोला, चाचा, जब मैंने तुम्हें निशान दिखाया तब तो तुम चुप थे, अब जब बुनियाद खोद रहा हूँ तो सिर पर चादर बांध झगड़ने लिए चले आए। और निक्कू निशान लगी ज़मीन पर पाँव रखता हुआ कहने लगा, यह ज़मीन मेरी है, मैं यहाँ बुनियाद नहीं खोदने दूंगा। चाचा, इस तरह शोर मचाने से क्या फ़ायदा, धीरज से बात कर, काली ने कुदाली फेंकते हुए कहा। चाहे मेरी जान चली जाए, निक्कू ने कहा, मुझे यहाँ परवाह नहीं, पर मैं ज़मीन न खोदने दूंगा। शोर सुनकर स्त्रियां इकट्ठी हो गई। काली की परेशानी बढ़ने लगी। काली के पास पैसा है, वह तगड़ा जवान है। सारी सहानुभूति काली की तरफ हो गई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गरीब को कमजोर पड़ोसी का हक मार ले, यह प्रीतो कह रही थी। प्रीतो निक्कू की पत्नी थी और निक्कू कह रहा था, मैं यहाँ ज़मीन नहीं खोदने दूंगा। काली भी गली में खड़ी स्त्रियों को संबोधित करते बोला, मैंने कच्चे निशान लगाने के बाद इन सब के सामने हाथ जोड़कर कहा था कि आकर निशान देख लो, तब ये लोग चुप रहे और मुझे ही डांटने लगे
की निशान देखकर क्या करूँगा। अब आए हैं लाठी लेकर झगड़ा करने। निक्कू का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए काली ने कहा, चाचा मेरी बात तो सुनो। निक्कू झगड़के से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, जोरावर का 7 20 का 100, एक तो मेरी जमीन खा रहा है, ऊपर से मुझे मारने पर उतारू हो गया। निक्कू अपने घुटने को इस तरह से लाने लगा जैसे सख्त चोट लगी हो, तो प्रीतो से देखा न गया और वह तीखे स्वर में बोली, काली को नई जवानी आई है, हर एक को मारता फिरता है। वह बाजू से लहराती हुई बोली, मोए को प्लेग निकले, काला ताप चढ़े, दर दर का भिखारी बने। चाची ने प्रीतो की गालियां सुनी तो भड़क उठी। प्लेग निकले तुझे और तेरे घर वालों को, तेरे बच्चों को, जो सारी फौज दिन भर इधर उधर घूमा करती है। ज्ञानो चाची के पास खड़ी थी। वह उसे चुप करा के प्रीतो के पास चली गई और उसके मुंह के आगे हाथ रखती हुई बोली, चाची मर्दों का झगड़ा है तो बीच में क्यों दखल देती है। राण, मुझे समझाने वाली तू है कौन? आई है उसके साथ हमदर्दी करने। शर्म तो आती नहीं है कि भाई को मार पड़ी है, इतनी जल्दी भूल गई। प्रीतो ने ज्ञानो का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहा। ज्ञानो शर्मिंदगी से पीछे हट गई। अधिक बोलने से प्रीतो और चाची को पसीना छूटने लगा तो काली चाची का कंधा दबाते हुए बोला, चाची क्यों झगड़ रही हो? चिल्ला तो ऐसे रही हो जैसे खून हो गया हो। तो प्रीतो ने कहा, खून कर दे, तुझे तो खून सवार है, 4 पैसे पल्ले क्या आ गए, हर एक के पीछे लाठी लेकर घूमता है। प्रीतो का क्रोध क्षण प्रति क्षण बढ़ता ही जा रहा था। ज्ञानो कभी काली को चुप कराती, कभी चाची को चुप कराती, कभी प्रीतो को। तो प्रीतो कहती है, राण याराना पालने चली है, उनकी तरफदारी करती है, ऐसे कर रही है जैसे मकान काली का नहीं इसी का बन रहा हो। ज्ञानो बुदबुदाती हुई उल्टे पांव वापस आ गई। काली क्रोध के कारण आग बबूला हो गया, लेकिन बहुत स्त्रियों की उपस्थिति देखकर चुप हो गया। चाची से चुप नहीं रहा गया। वह बोली, तू अपनी खाट के नीचे क्यों नहीं झांकती? राण लुच्ची अपने खानदानी समझती है। शोर सुनते ताई निहाली भी वहां आ गई। जीतू को काली के पास खड़ा देख वह डर गई। घबराई हुई जीतू के पास आई और बाजू पकड़कर बोली, काका चल यहाँ से, खामखा झगड़े में क्यों पड़ता है? माँ, यहाँ डांग नहीं चल रही है, जाकर घर बैठ। जीतू ने ताई निहाली को पीछे ढकेलते हुए कहा, काका साणों की लड़ाई में तू खामखा मारा जाएगा, मुझे थाना कचहरियाँ नहीं भुगतनी है। जीतू ने ताई को घूर कर देखा और बहुत तीखे स्वर में कहा, मेरे पीछे पीछे सारा दिन ऐसे घूमती है जैसे मैं 2 साल का बच्चा हूँ। जीतू ने ताई को झड़क दिया और रुआं से गले में वह बोली, यह तो मेरी जान का दुश्मन हो गया है। ताई निराश हो चाची प्रतापी के पास आ गई और गिड़गिड़ाती हुई बोली, प्रतापी जीतू को तू ही समझा। प्रीतो ने निहाली और प्रतापी को इकट्ठे देखा तो जीतू को भी गालियां देने लगी। राण का पुत्र, सौदागर का घोड़ा, कभी सीधे नहीं चलते हैं। क्या तू पहली मार भूल गया जो इस तरह करने आ गया है? मुष्टंडा कहीं का। तेरी शराफत को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जीतू ने बहुत क्रुद्ध होकर कहा। औरतों की लड़ाई में तू क्यों बोलता है? काली ने जीतू को डांटा। तो जीतू कुदाल उठा निक्कू की ओर बढ़ते हुए बोला, यह ऐसे नहीं मानेगा, यह जूतों का यार है। निक्कू ने भी जीतू को ललकारा, हिम्मत हो तो आ गया, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राण का पुत्र आया है, अपने आप को लाड साहब समझता है। जीतू ने निक्कू की मोटी सी गाली दी और उसकी ओर बढ़ा, लेकिन काली ने उसको अपने बाजुओं में जकड़ लिया। जीतू होश कर। जीतू का यह रंग देख प्रीतो और भी ज्यादा भड़क गई और बोली, तेरा कुछ ना रहे, तू रब चढ़े, चढ़ती जवानी में उठ जाए, तेरी देह में कीड़े चलें। प्रीतो की गालियां सुनताई निहाली भी जवाब में गालियां देने लगी। चाची प्रतापी भी निहाली के साथ मिल गई। प्रीतो के साथ उसकी युवा पुत्री लच्छो मिल गई। कान में आवाज़ें ऐसी सुनाई दे रही थी जैसे चारा काटने की कई मशीनें एक साथ चल रही हो और आपस में झगड़ा कर रही हो। और ज्ञानो सबको चुप कराने की कोशिश करती, वह सबके मुंह पर हाथ देती है। और जब वह प्रीतो के पास आई तो प्रीतो ने कहा, कंजरी कहीं की, अपने भाई की लाज को सबके सामने मिट्टी में मिला रही है। ज्ञानो भड़क उठी। उसने क्रुद्ध स्वर में कहा, चाची जबान संभाल के बात करो। प्रीतो की ओर लपकती हुई चाची बोली, सारी दुनिया की लोक लाज भी कोई चीज़ है? सब तुझी में तो समाई है जो कुंवारी लड़कियों पर लाछा लगाती है। तुझे शर्म नहीं आती? कंजरी तो तू है जो इस तरह तेरी वफादारी कर रही है। क्या लगती है तेरी?
कंजरी ना होती तो इस तरह बात करती। प्रीतो, तुझे सारी दुनिया अपनी जैसी ही नजर आता है। तूने हरजाई कुतिया को भी पीछे छोड़ दिया है। तू बाहर निकलती है तो 10 मर्द तेरे पीछे पीछे होते हैं, तेरी लड़की निकलती है तो 20 उसके पीछे होते हैं। अगर तू सच्ची बातें सुनना चाहती है तो आ सुन ले। प्रीतो चाची को मुंह चिढ़ाती हुई बोली, और तू अपनी करतूतें बहुत जल्दी भूल गई। आज वे चौधरी तुझे खटकने लगे हैं, जिनके घर सारा सारा दिन पड़ी रहती थी। तू तो बाजीगरों के कोठे में भी पहुंची है। कह प्रीतो ने चाची को 10-20 और गालियां सुना दी। तू नत्थू की जोरू, तू ऊंचे मोहल्ले की खड़क सिंह की रखेल, तू बाबक के लाला चमनलाल की लुगाई, तूने अपने गाँव को तो क्या आसपास के गांव को भी नहीं छोड़ा है। अब तुझे शर्म नहीं आती? 10-10 बच्चों की माँ बन गई है, लेकिन तेरे तेल सुरमा कंघी पट्टी अभी भी छोकरियों जैसे हैं। चाची बाजू लहरा कर बोल उठी और उसके मुंह से झाग बहने लगी। प्रीतो भी लड़ाई में अपने को भूल गई। उसके सिर का दुपट्टा खिसक कर पाँव में आ गया, कमीज के बटन खुल गए, उसके छोटे छोटे बच्चे उसकी टांगों से चिपक गए। वे सब एक दूसरे को अनाप शनाप बच रही हैं। गाँव का कोई ऐसा जाट नहीं है जिसका इस लड़ाई में जिक्र ना आया हो। काली और जीतू अपनी वल्दियत के बारे में नए नए ब्यौरे सुन शर्म के मारे जमीन में गड़े जा रहे थे। निक्कू भी गर्दन झुकाए जमीन पर बैठा था। काली ने जब देखा कि बात औरतों की जात से उठकर बच्चों और बड़ों तक आ पहुंची है तो चाची के सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला, चाची बस कर। चाची चुप होने के बजाय और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। उसका सांस फूल रहा था। काली ने उसको हटाते हुए कहा, काका परे हट जा, रोज रोज का क्लेश अच्छा नहीं होता। आज इस राड का फैसला करके ही रहूंगी। काली ने चाची का यह रूप पहले कभी नहीं देखा था। वह आग की तरह दहक रही थी। वह उसे पकड़कर पीछे ले आया और अपने घर से दूर चौगान की ओर ले गया। चाची मुड़ मुड़कर प्रीतो को बराबर गालियां दे रही थी। चाची चली गई। प्रीतो कुछ देर तक पूरे जोश से चिल्लाती रही, लेकिन मुकाबले में किसी को न पाकर उसका जोश ठंडा हो गया। काली चाची को चौगान में छोड़ सीधे प्रीतो के पास आया। उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, चाची मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, तुम्हारे सामने सिर झुकाता हूँ। चाहो तो मेरे सर पर 100 जूते मार लो, सारे गाँव की राख मेरे सिर पे डाल दो, लेकिन ये तमाशा बंद कर दो। मैं तुम्हारे पुत्र के समान हूँ, मेरे प्राण भी ले लो, मैं उफ नहीं करूँगा। काली प्रीतो के पाँव की ओर झुका तो वह पीछे हट गई। क्या कर रहे हो? काली की बातों ने उसको अंदर से ममता की भावना में बहा दिया। चाची छाँव में आ जा, धूप में खड़ी होकर कैसा बुरा हाल कर लिया है। काली ने दुपट्टा उठाकर साफ किया और प्रीतो के हाथ में थमा दिया। जीतू को काली पर क्रोध आने लगा। वह मन ही मन बुदाया, इस चुड़ैल के पाँव पकड़ रहा है, इसे तो कुदाल से उठाकर मारना चाहिए। उसने घृणा से मुंह दूसरी ओर फेर लिया। प्रीतो ने निक्कू की ओर देखा जो सिर लटकाए खड़ा हुआ था। फिर उसका ध्यान बच्चों की ओर गया। आंसू से उनके गालों पर लकीरें बन गई थी। बच्चों की मासूमियत और काली का प्यार देखकर प्रीतो का दिल पसीज गया और उसने बच्चों को अपने पैरों से चिपका लिया। निक्कू के पास जा काली उसके सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला, चाचा अपनी जिद छोड़ दो, मैं सब काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक करूँगा। जहाँ कहोगे वहाँ बुनियाद खोदूंगा, अगर कहोगे तो मकान बनाना ही बंद कर दूंगा। तमाशा मत दिखाओ, यहाँ से उठो। काली के यह शब्द निक्कू पर ठंडे पानी की धार की तरह पड़े। उसके मुंह से एक शब्द न निकला। बच्चे से पंखा मंगवाकर वह हवा करने लगा। प्रीतो भी उसके पास आ गई। बच्चे भी खाट के चारों ओर जमा हो गए। काली ने सबको ठंडा पानी पिलाया। काली ने जब देखा निक्कू और प्रीतो शांत हो गए तो दोनों को पंखे से हवा करता हुआ बोला, चाचा अब बता, तुझे ऐतराज किस बात से है? अगर तू चाहे तो मैं एक हाथ अपनी जगह तेरी दीवार की ओर छोड़ देता हूँ, लेकिन ये सोच ले कि बरसात में दोनों दीवारें पानी भरने के बाद बौधी हो जाएंगी और गिर जाने पर दोनों को नुकसान होगा। निक्कू ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। वह प्रीतो से बोला, चाची तू ही बता, चाचे को शायद सूझ नहीं रहा। मैं क्या बताऊं, मर्दों की बात में मैं सलाह देने वाली कौन होती हूँ? काली ने निक्कू को समझाते हुए कहा, चाचा कच्ची दीवार बहुत मोटी होती है, पक्की दीवार तो उतनी मोटी नहीं बनेगी। तुम उठकर देख लो, मैंने तुम्हारी दीवार से मिट्टी का एक छिलका भी उतारने की कोशिश नहीं की। निक्कू फिर चुप हो गया तो काली प्रीतो की ओर मुड़ा, चाची तू ही चाचा से पूछ कर बता, मेरे साथ शायद वह बात न करना चाहे। प्रीतो निक्कू को डांटती हुई बोली, अब क्यों नहीं बोलता, क्या जबान खा गया? निक्कू को अपना चेहरा ऊपर उठाना पड़ा। उसके होंठ फड़फड़ाए और हारी हुई आवाज़ में बोला, मुझे ऐसा लगता था कि तूने मेरी आधी दीवार काट दी है। अच्छा एक बार अच्छी तरह देखो और तसल्ली कर लो, काली ने कहा। निक्कू प्रसन्न चित्त होकर बोला, खामखा इस समय इतना समय बर्बाद कर दिया, ना कोई बात थी ना कोई सिर पैर।
काली ने मुस्कुराते हुए प्रीतो से कहा, चाची भला तू मुझे गालियाँ क्यों दे रही थी? क्या सचमुच तुम मेरा दिल से बुरा चाहती है? मैं तेरा क्यों बुरा चाहूँगी? तू तो मुझे अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्यारा है। प्रीतो ने प्रेम से कहा। तो फिर इतनी गालियाँ दी? चाची, अपने चाचे के साथ तू झगड़ जो रहा था, औरत को अपने मर्द से बढ़कर कुछ नहीं दिखाई देता। मैं चाचे से कब झगड़ा रहा था? उससे पूछ लो, मैंने तो उससे ऊंचे स्वर में बात तक नहीं की। यह तो पिछलग्गू है, किसी ने पढ़ा सिखा दिया होगा। सिर पर चादर बांध कर खड़ा हो गया यहाँ। मैं तो समझी थी कि कहीं काम से जा रहा, लेकिन मुझे क्या पता कि यहाँ जायदाद बांटने आया है। पीतो कराहते हुए बोली। कुछ समय के बाद काली ने पूछा, चाची अगर कहो तो काम शुरू करूं? प्रीतु निक्कू की ओर देखने लगी। जब वह चुप रहा तो तीखे स्वर में बोली, तो भी मुँह से कुछ बोल। फिर उसने काली से कहा, यह तो गूंगा है। प्रीतो ने एक बार फिर निक्कू से सख्ती से पूछा। काली और जीतू ने कुदालें उठा ली और वो निक्कू और प्रीतो अपने घर चले गए। जीतू अपनी कुदाल को मजबूती से थामता हुआ बोला, पहले निक्कू की दीवार की तरफ ही बुनियाद खोद लो, इसका कोई भरोसा नहीं है। यह पल में शेर और पल में मासा हो जाता है। काली ने जीतू की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, तू ठीक कहता है, पता नहीं कब लाठी उठाकर फिर आ धमके। निक्कू और काली में सुलह की खबर सुनते ही मंगू आग बबूला हो गया। वह लाठी उठाकर जूता घसीटते हुए निक्कू के घर आ गया। निक्कू सो रहा था। मंगू ने उसकी खाट झंझोड़ दी तो वह अचानक उठा और फिर रुंधी आवाज में बोला, मंगू बाजी चौपट हो गई। तेरे कहने पर मैं काम पर नहीं गया और उधर से भी कुछ न मिला। घर में आटे की चुटकी तक नहीं है। पानी पी पी कर सबका पेट अफारा पड़ गया है। कुत्ते की औलाद, तो उम्र भर भूखा रहेगा। तेरे जैसे आदमी को पानी भी नहीं नसीब होना चाहिए। मंगू ने कड़कती हुई आवाज में कहा। मैंने क्या नहीं किया? जिस जगह काले ने निशान लगाया वहाँ धरना देकर बैठ गया। उसको गालियां दी, ललकारा, लेकिन वह जवाब में मेरे सामने हाथ जोड़ता रहा। वह मेरी दीवार की ओर हाथ भर अपनी जमीन छोड़ने को तैयार हो गया। उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तो उन्हें बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। तुम्हारी जगह मैं होता तो 5-10 रुपए जरूर हथिया लेता। निक्कू की ओर घृणा भरी नजरों से देखते हुए मंगू बोला। रुपए का जिक्र सुनते ही प्रीतो चौंक गई। उसने सोचा काली का ट्रंक रुपए से भरा हुआ है, इसीलिए प्रतापी चाची उसको 50 बार ताला टटोलती हैं। वह मंगू के पास आ खड़ी हुई, निक्कू के मुंह में हाथ देती हुई बोली, इस मोए की उम्र बीत गई, इसको कोई काम करना नहीं है। लोग बिगड़ा खेल बना ले और यह बना बनाया खेल बिगाड़ देता है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। वह मंगू की ओर मुड़ती हुई तीखी स्वर में बोली, तू भी इसे सलाह देकर आप चौधरी की हवेली चला गया। मंगू ने प्रीतो की ओर घूर कर देखा, फिर निक्को पर बरसने लगी। मोया उछलता बहुत है, लेकिन पानी की झाग की तरह बैठ भी जल्दी जाता है। 2-4 मीठी बातें की और बुनियाद खोदने के लिए वह तैयार हो गया। यह सुन निक्कू भड़क उठा और प्रीतो के साथ पुस्तों को एक ही बार में गाली दे दी और कहा कि तू भी तो उसे पुत्तर पुत्तर कहकर छाती से लगा रही थी। मंगू ने जब देखा कि दोनों आपस में उलझ गए हैं तो उन्हें खामोश करता हुआ बोला, टोकरी से गिरे हुए बेरों की तरह अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आधी बुनियाद खड़ी है। लोग तो इमारत बन जाने पर झगड़ा खड़ा कर देते हैं। दोपहर बाद जब काली काम शुरू करने आए तो पहले उस जगह पर खाट बिठा कर बैठ जाना, बाद में मैं संभाल लूँगा। काली के साथ झगड़े का ख्याल तो उसे आया पर दिल दहल गया, लेकिन जब रुपए की बात ध्यान आई तो प्रीतो को हिम्मत बंध गई। निक्कू को असमंजस में देख मंगू उसके कंधे को झंझोड़ता बोला, तू मर्द है तो मर्द जैसे काम कर। यह तो सिर्फ बच्चों की पलटन तैयार करने के लिए ही मर्द है, बाकी इससे तिनका भी नहीं तोड़ा जाता। प्रीतो ने निक्कू को मुंह चिढ़ाते हुए कहा। निक्कू ने घूर कर प्रीतो की ओर देखा और हकलाते हुए बोला, तू कहता है तो एक बार फिर मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन तू वहीं रहना। अगर तुमने मैदान मार लिया तो रात को दारू पिलाऊंगा। शराब का नाम सुन निक्कू का हौसला और बुलंद हुआ। वह खाट उठाता हुआ विश्वास भरे स्वर में बोला, अगर शाम तक खुदी हुई बुनियाद भी मिट्टी से न भर दी तो मेरा नाम नहीं, मेरे मुंह पे थूक देना। मंगू के सामने ही निक्कू सिर पर चादर लपेटने लगा तो वह खुश हो गया और बार बार खखाड़ता हुआ बदमस्त सांड की तरह गली में आ गया। दिन ढलते ही जीतू को साथ ले काली बुनियाद खोदने के लिए आया तो निक्कू पहले से ही सिर पर चादर बांधे हाथ में लाठी लिए वहां बैठा था। यह देख काली का माथा ठनका, लेकिन मुस्कुराता हुआ नम्र स्वर में बोला, चाचा धूप में क्यों बैठे हो? उठ, तुम्हारी खाट छांव में कर दूं। उसके नम्र शब्दों से निक्कू का दृढ़ निश्चय कमजोर पड़ने लगा, लेकिन रुपए और शराब का ख्याल आते ही फिर हिम्मत बंधी और तीखे स्वर में कहा, सवेरे मुझे धोखा देकर आधी बुनियाद खड़ी कर ली, अब आगे नहीं खड़े करने दूंगा। जीतू भी काली के पास आ गया। उसने कंधे को झंझोड़ते हुए पूछा,
चाचा निक्कू क्या कह रहा है? काली ने तो बताया। उसने हंसते हुए निक्कू से कहा, चाचा बेवक्त का ठट्ठा अच्छा नहीं होता। निक्कू ने जीतू को मोटी सी गाली दी। चला जा यहाँ से कंजर की औलाद, मेरे मुंह लगता है जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और काली से बोला, निक्कू चौधरी से तू आप ही बात कर ले, मुझे तो जमीन में जिंदा गाड़ देने की बात कर रहा है। काली ने निक्कू के पास जाकर बहुत गंभीर स्वर में कहा, चाचा क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? उठो यहाँ से, मैं तुम्हारी तरफ आधी जमीन छोड़े दे रहा हूँ। तू जगह छोड़ने वाला होता कौन है? तेरी हैसियत क्या है? बात तो ऐसे कर रहा है जैसे मरब्बों का मालिक हो। निक्कू ने काली की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, चाचा इस तरह तो वे लोग भी झगड़ा नहीं करते जिन्हें सचमुच मुरब्बे बांटने होते हैं। अगर तुम्हें शक है कि मैं तुम्हारी जमीन दबा रहा हूँ तो पंचायत बुला लो। मैं किसी पंचायत को नहीं मानता। एक तो मेरी जमीन खा रहा है, ऊपर से धौंस दिखा रहा है। उसकी यह आवाज़ सुन दरवाजे की ओर में खड़ी प्रीतो बाहर निकल आई और झोली फैलाकर काली का स्यापा करने लगी। चौगान में बेरी के नीचे बैठी चाची प्रतापी को खबर मिली तो वह प्रीतो के सारे कुटुंबियों को गाली देती हुए वहां आ गई। फिर सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मर्द तकिए से दौड़कर वहां पहुंचे। निक्कू को खाट से उठाने की कोशिश करता हुआ काली बोला, चाचा तू वहां से उठ तो सही, अभी मैं तेरे साथ फैसला करता हूँ। निक्कू को जब काली उठाने की कोशिश करता है तो और वह सट कर बैठ जाता है और झगड़े पर उतारू हो जाता है। वह कहता है, वकील बुला ला, अब तो यहाँ से मेरी लाश ही उठेगी। काली कहता है, लाश तो तेरे दुश्मनों की उठे चाचे। काली परेशान होकर निक्कू से कहता है कि आप जाओ और अपने वकील को भी बुला लाओ, मैं दोनों से एक साथ ही बातें करूंगा। इस बात पर सभी लोग जोर का ठहाका लगाते हैं। इतनी ही देर में बाबा फत्ते भी वहां पहुंच जाते हैं। निक्कू को खाट पर बैठता देख बोले, निक्कू अब तू बच्चा नहीं है, कल को तेरी लड़की की शादी हो जाए तो साल 2 साल में पतो हुए दोहाती वाला हो जाएगा। अकल से काम ले, झगड़े में क्या रखा है? तू कौन है मेरे मामले में दखल देने वाला? बुढ़ा मरघट तक पहुंच गया है लेकिन चौधर से बाज नहीं आता। निक्कू ने बाबा फत्ते को खाट से धक्का देते हुए कहा, मर्द की जबान भी कोई चीज होता है। सवेरे अच्छा भला मान गया था, फिर मुकर रहा है। यह जूतों का यार है, बंतू ने टोकरा फेंकते हुए कहा। कई लोग उसका समर्थन कर रहे थे। वहां मौजूद लोगों को अपने विरुद्ध देख निक्कू घबरा गया। लेकिन प्रीतो उसे हौसला देने के लिए बच्चे को गोद लिए हुए बाजू लहराती हुई सबको गालियां देने लगी। जब बाबा फत्ते जमाने को कोसता हुआ वहां से जाने लगा तो निक्कू के पास जाकर जीतू बोला, चाचा भलमनसी से उठ जा वरना मैं खाट समेत तुझे गली में फेंक दूंगा। निक्कू ने गाली देते हुए जीतू की ओर लाठी लहराई लेकिन काली ने आगे बढ़कर उसको थाम लिया, उसे हाथ से खींचते हुए एक ओर फेंक दिया। चाचा एक तू झापड़ मारा नहीं है, तू एक झापड़ की मार का नहीं है। मैं जितनी नरमी दिखा रहा हूँ तो उतना ही सर चढ़ता जा रहा। काली की लाल आंखें देख निक्कू ने नजरें नीचे झुका ली और मन ही मन कांपने लगा। लेकिन मंगू की आवाज़ सुन उसे हौसला आया और छाती तान कर रौब से बोला, मैं अपनी जगह पे बैठा हूँ, मुझे उठाने वाला देखता हूँ कौन है। काली निक्कू की ओर बढ़ने लगा तो मंगू उसे ललकारते हुए कहता है, खबरदार जो चाचे निक्कू की ओर बढ़ाया एक कदम भी तो। वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बोला, निक्कू को कमजोर जानकर हर कोई उस पर धौंस जमा रहा है। मंगू के सहपा निक्कू भी शेर हो गया। प्रीतो भी निक्कू के पास आ गई और गोद में रो रहे बच्चे को चुप कराने के लिए उसका मुंह में पिस्तान देती हुई बोली, अगर किसी ने हमारी जगह की ओर देखा तो खून पी जाऊंगी। काली ने जब देखा कि बात हद से बढ़ रही तो कुदाल फिर निक्कू के पास आ गया। चाचा तू किसकी सह पर झगड़ा कर रहा है? अपना भला बुरा खुद सोच। जीतू ने भी निक्कू को यही सलाह दी तो मंगू ने उसे डांट दिया, तू कौन है बीच में बोलने वाला? बड़ा पंच बना फिरता है। माँ सारा दिन दर दर की भीख मांगती है और बेटा लोगों को सम्मति दे रहा है। तू कहाँ का पंच है? सारा दिन चौधरी के जूते चाटता है और यहाँ आकर रोब गाड़ता है। क्या पिछली मार भूल गया जो फिर उछलने लगा? जीतू ने मंगू को मुंह चिढ़ाते हुए कहा। मंगू गालियाँ देता हुआ लाठी उठा जीतू की ओर बढ़ा लेकिन काली ने दोनों को रोक लिया और मंगू के सामने छाती तानकर खड़ा हो गया। देख, झगड़ा मेरे और चाचे निक्कू के बीच में है, तो बीच में दखल ना देने ठीक नहीं होगा। वह चौधर वही करता है जिसे ढंग आता है। मैं देखूंगा निक्कू को उस जगह से कौन हटाता है तो मैं खोदूंगा नींव, देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। काली ने कुदाल उठा ली तो निक्कू
ने उसको अपनी ओर आते हुए देखा और वह घबरा गया और खाट से जाकर दूसरी ओर खड़ा हो गया। काली ने खाट को घसीटकर बुनियाद से हटा दी और हाथों पर थूक मलने लगा ताकि कुदाल के दस्ते को पकड़ सके मजबूती से। निक्कू की ओर देखता हुआ मंगू ऊंचे स्वर में बोला, क्या देख रहा है, आगे बढ़कर रोक उसे। निक्कू अपनी जगह पर ही खड़ा रहा तो मंगू ने उसे काली की ओर धकेल दिया। काली ने उसे बाजू में पकड़कर पीछे कर दिया। मंगू ने एक बार फिर काली को और उसको धक्का दिया तो निक्कू अपने आप को संभाल न सका और लड़खड़ाता हुआ पक्की ईंटों के ढेर से जा टकराया। उसने जोर से चीख मारी, हाय मैं मर गया। लोगों ने आगे बढ़ निक्कू को उठाया तो उसके माथे से खून बह रहा था। उसके जख्मी देख सब सहम गए और धीरे धीरे खिसकने का यंत्र करने लगे। पी तो अपनी छाती पीटती हुई विलाप करने लगी। माँ को रोता देख बच्चे भी बिलखने लगे। काली ने कुदाल फेंकी और निक्कू को वहाँ से उठाकर खाट पर लिटाया। वह निढाल और उसके चेहरे पर पीलापन छा गया। मंगू अपनी लाठी पटकता हुआ बोला, अब यहाँ से भागने की कोशिश न करना, मैं तुम्हें हथकड़ी लगवा कर ही दम लूँगा। काली ने सरसों के तेल में हल्दी मिलाई और निक्कू के माथे पर लेप बांधकर पट्टी लगा दी। उसके मुंह में पानी डाला। इर्द गिर्द मर्द और औरतें बच्चों को पीछे हटाती हुई निक्कू को पंखा कर रही थी। उसके सिरहाने बैठी प्रीतो कभी छाती पीटने लगती, कभी माथा। जब किसी ने कहा कि मंगू थाना बुलाने गया है तो चाची का दिल घटने लगा, वह बेहोश हो गई। ज्ञानों ने मुंह में पानी डाला और नाक बंद करके घसी तोड़ी। चाची ने आंखें खोली और दहाड़ मारती बोली, हाय मेरे काली को अब थाना पकड़ कर ले जाएगा। फिर वह बेहोश हो गई। उसका रंग हल्दी सा पीला पड़ गया और होंठ ऐसे बंद हो गए जैसे वे आपस में जुड़ गए हो। निक्कू की कराहें, प्रीतू का विलाप, चाची की बेहोशी, यह देख काली घबरा कर परेशान हो गया। ज्ञानों की आंखों में आंसू आ गए। उसके होंठों से मंगू के लिए बद्दुआ निकली। काली कभी चाची को हौसला देता, कभी निक्कू का हाल पूछता। थोड़े ही समय में निक्कू ने मंगू ने यह सब खबर सब जगह फैला दी कि काली ने निक्कू को मारा है और मार दिया है और उसका खून कर दिया है, जिसको सुन वह अपने काम छोड़ सभी चमादड़ी की ओर भागे। थोड़े ही समय बाद मंगू वापस आया और उपस्थित लोगों को ललकारता हुआ बोला, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, पंचायत आने ही वाली है। मंगू बड़ों को गालियाँ देता, बच्चों को डांटता, पीछे हटाने लगा। वह काली का नाम लिए बिना उसे बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में धमकियाँ दे रहा था, लेकिन काली इनको अनसुना करता निक्कू को पंखा कर रहा था। मंगू ने जब चौधरी हरनाम सिंह और छज्जू शाह को गली में आते देखा तो जोर जोर से बोलने लगा, चुप हो जाओ, चौधरी जी आ रहे हैं। चौधरी हरनाम सिंह और छज्जू शाह के पहुंचने पर काली पंखा छोड़ एक तरफ हट गया। चौधरी हरनाम सिंह ने निक्कू के माथे पर पट्टी और उस पर तेल मिले खून का धब्बा देखा और काली की ओर यूं नजरें उठाई जैसे उसको भस्म कर देगा। जब से तू गांव में आया है चमादड़ी में बहुत शरारत बढ़ गई है। पहले यही मोहल्ला था, यही लोग, लेकिन इनमें से कोई कान में डालने पर भी नहीं चुपता था। लेकिन जब से तू यहाँ आया है रोज दंगा फसाद हो रहा है। काली ने चौधरी की ओर भरपूर नज़रों से देखा और दृढ़ स्वर में बोला, शरारत पहले भी होती थी लेकिन लोग चुपचाप सहन कर लेते थे। मैं उस समय चुप नहीं रह सकता था जब पानी सर से गुजरने लगा हो। यह सुन चौधरी को क्रोध आया, लेकिन छज्जू शाह उसका हाथ दबाता हुआ बोला, कालीदास क्या बात हुई, निक्कू का सर कैसे फटा। काली उत्तर देने लगा तो मंगू बीच में ही बोल पड़ा। छज्जू शाह ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, पहले उसकी बात सुनने दे, तू भी अपनी बात में सुनाना। काली ने पूरी कहानी सुनाई तो चौधरी ने घृणा भरे स्वर में कहा, इन कमीनों के दिमाग में जरूर कोई कीड़ा होगा जो उस जमीन के लिए लड़ रहे हैं जिन पर इनका हक नहीं है। आदमी जायदाद के लिए झगड़ा करे तो भी कोई बात है। चौधरी जी, काली अपने आप को पूरे गांव का मालिक समझता है। मंगे ने आगे बढ़कर कहा। काली ने उत्तेजित स्वर में कहा, मैं तो जमीन के इस टुकड़े को भी अपनी जायदाद नहीं समझता हूँ, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ। तो पूरे मलबे का भी मालिक नहीं है, यह मिट्टी गांव के छप्पड़ की है। चौधरी का क्रोध बढ़ने लगा तो छज्जू शाह ने फिर उसका हाथ दबाया। बोला, काली अगर निक्कू झगड़े पर उतारू था तो चौधरी के पास जाता, अपने आप जबरदस्ती फैसला करने की कोशिश क्यों की। शाह जी, यह सवेरे बिल्कुल मान गया था, जिससे चाहे पूछ लो। सच पूछो तो यह सारी शरारत मंगू की है, इसी ने उसको उकसाया है और फिर उसे ईंटों के ढेर में धक्का देकर उसका सिर फोड़ दिया। यह झूठ है, निक्कू को गरीब और कमज़ोर समझकर यह उसका हक मार रहा है। मंगू ने सफाई पेश की, इस मोहल्ले में सभी गरीब हैं, मेरे कौन से हल चलते हैं, काली ने कहा। मंगू बहुत ऊंची आवाज़ में उत्तर देने लगा तो छज्जू शाह अपने कानों पर दोनों हाथ रखते बोला, मंगू आहिस्ता बोल, यहाँ सब कान वाले खड़े हैं। फिर उसने चौधरी से कहा, निक्कू भी सिर फिरा है, अपना नफ़ा नुकसान नहीं सोचता।
निक्कू खाट पर पड़ा पड़ा कराह रहा था। उसे विश्वास हो रहा था कि काली उसे फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। लेटे लेटे उसने चौधरी के पाँव की ओर झुकते हुए कहा, चौधरी जी मैं मर गया, मेरा सिर फूट गया। प्रीतो सब बच्चों को चौधरी के सामने खड़ा कर विलाप करने लगी। चौधरी जी अगर तेरे चमार को कुछ हो गया तो इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। चौधरी हरनाम सिंह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे सारे मामले की काली का कसूर बहुत कम नजर आ रहा था। वह वहां से चला जाना चाहता था, लेकिन कोई फैसला किए बिना जाना असंभव था। वह बेचारी से बोला, साह इन कमीनों को कैसे समझाया जाए कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। छज्जू शाह ने बाबा फत्ते को देखा। तू मोहल्ले का बुजुर्ग है, तू ही इन्हें अकल दिया कर। बाबा फत्ते ने अपने हाथ पतली सी लाठी जमीन पर रखते हुए कहा और कानों को छूता बोला, साह जी निक्कू को तो रब भी नहीं समझा सकता। मैंने इसे समझाना चाहा तो पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ गया। बाकी रहा मंगू, वह मेरे साथ ऐसे बात करता है कि जैसे मैं 6 साल का छोकरा हूँ। गाली देता है और गाली की आवाज़ों में बात करता है। उस आवाज़ को पहचान छज्जू सा मुस्कुराता हुआ बोला, वो घड़म चौधरी आ रहा है। और गालियों की आवाज़ सुन सब उसी ओर देखने लगे। चलो हम चले, मुंसिफ आ गया, चौधरी हरनाम सिंह ने कहा। एक पतला लंबा व्यक्ति हाथ में लाठी लिए वहां पहुंचा तो लोगों ने तुरंत रास्ता दे दिया। उसने कमर में सिर्फ गज भर का साफा लपेट रखा था और सिर पर सफ़ेद पगड़ी बांध रखी थी। घंडम चौधरी का असली नाम नत्थ सिंह था। क्योंकि वह हर आदमी के काम में हस्तक्षेप करना अपना धर्म समझता था, इसीलिए लोग उसे प्रायः घंडम चौधरी के नाम से पुकारते थे। वह अपनी सब जमीन बेचकर खा चुका था। उसकी पत्नी विवाह के 2 साल बाद बे औलाद ही मर गई। नत्था सिंह को कानून और कचहरी दोनों का शौक है। काम हो या ना हो, हर दूसरे तीसरे दिन कचहरी जरूर जाता है। झूठी सच्ची गवाहियां देकर अपनी गुजर बसर करता है। सब लोग उससे डरते हैं क्योंकि वह मुंह फट है और बुरी से बुरी बात कहने में भी संकोच नहीं करता। घड़म चौधरी को देखते ही प्रीतो 2 हत्थड़ मार कर रोने लगी। चौधरी तेरे चमार को काली ने मार दिया। कौन काली? घड़म चौधरी ने चारों ओर देखा। माखे का लड़का, एक आवाज आई। घड़म चौधरी के जहन में एक तस्वीर उभरी। वह काली को पहचानता हुआ बोला, क्यों तूने इसका सिर क्यों फोड़ा? उसने निक्कू की ओर देखते हुए कहा। फिर चेतावनी देता हुआ बोला, पता है दफा 303 लगती है, बड़ा जुर्म है, उम्र कैद की सजा होती है। यह सुन वहां खड़े लोगों के दिल दहल गए। घड़म चौधरी की कानून की सूझबूझ से किसी को इनकार नहीं था। वह बड़े वकीलों का काम करता था। कैद भी बामुशक्कत और जेल में लोहे की चक्की पीसनी पड़ती है। यह सुन ज्ञानों की सांस जहाँ थी वहाँ रुक गई। वह ऊंची आवाज में बोली, निक्कू का सिर काली ने नहीं मंगू ने फोड़ा है। इस आवाज़ को पहचानने के लिए कई लोगों की नज़रें औरतों के जमघट की ओर उठ गई। घड़म चौधरी ने आंख नचाते हुए कहा, यह बयान तो मौका के गवाह का मालूम पड़ता है। घड़म चौधरी ने आंख नचाते हुए कहा। फिर उसने मंगू की ओर देखते हुए कहा, तूने इसका सर क्यों फोड़ा? मैंने नहीं फोड़ा, इसका सर फोड़ने वाला उधर थानेदार की तरह छाती तान कर खड़ा है। मंगू ने काली की ओर इशारा करते हुए कहा। गड्डम चौधरी को सारा किस्सा बताने के लिए छज्जू शाह ने कहना शुरू किया। चौधरी नत्था सिंह, बात यूं हुई कि चुप रह, बड़ा सफ़ेद पोस बनता फिरता है। गड्डम चौधरी ने छज्जू शाह को झिड़क दिया। पहले मुझे दोनों तारीफों की बात सुनने दो। छज्जू शाह अपनी जेब मिटाने के लिए फिर बोला, चौधरी नत्था सिंह, मैं इनमें यही कह रहा हूँ, सुलह सफाई से काम लो। गलत बात है, सुलह सफाई से नहीं कानून से काम लेना चाहिए। वह छज्जू शाह की ओर घूर कर देखकर बोला। छज्जू शाह ने चौधरी हरनाम सिंह का हाथ पकड़ते हुए कहा, चौधरी जी चलो चले, चौधरी नत्था सिंह आ गया है, वह इनका फैसला कर देगा। उनके जाने के बाद घड़म चौधरी ने जमीन पर जोर से थूका और निक्कू की ओर देखते हुए कहा, तू उसे बुनियाद खोदने से क्यों रोक रहा था? चौधरी यह मेरी जमीन है, निक्कू ने रुंधी आवाज में कहा। जमीन दबा रहा था तो पटवारी के पास जाता, वह माप कर तेरी जमीन निकाल देता। सिर पर चादर बांधकर झगड़ा करने क्यों आया? बुलवा दूं पटवारी को? मेरे पास पटवारी की फीस के पैसे नहीं। निक्कू ने सारा खेल चौपट होता देख बगवेला करना शुरू कर दिया। फीस मैं दे दूंगा, एक बार फैसला तो हो जाएगा। काली ने घड़म चौधरी की ओर देखते हुए कहा। वाह, 2 रुपए लेगा? उसने काली की ओर ध्यान से देखते हुए कहा, जैसे उसकी हैसियत का अंदाजा लगा रहा हो। कुछ क्षण चुप रहने के बाद वह फिर बोला, वैसे तो इस काम की कोई फीस नहीं, लेकिन अगर फीस ना दो तो पटवारी
कभी जरीब नहीं मिलती और कभी गांव का नक्शा खो जाता है। काली ने हाँ में हाँ मिलाया तो धर्म चौधरी ने जीतू को बुलाकर रौब से कहा, दौड़कर पटवारी को बुला लाओ, मेरा नाम लेना है। सब लोगों को पता था कि पटवारी इस काम का 1 रुपया लेता है, लेकिन धर्म चौधरी ने 2 रुपये कहकर अपना हिस्सा पक्का कर लिया। जीतू के जाने के बाद उसने काली को कानून समझाया और फिर लोग उसकी बातों पर हंसने लगे। जीतू को अकेले जाते देख धर्म चौधरी ने उत्सुकता से पूछा, पटवारी कहाँ है? चौधरी जी, वह तो मिला नहीं, उसकी चौकी पर भी ताला लगा हुआ है। लीलो रांड के चौबारे में बैठा होगा, दौड़कर बुला ला। फिर वहाँ पटवारी को वह गाली देता हुआ बोला, साले से लीलो की है गर्भादारी खत्म ही नहीं होती, गांव के पटवार कैसे करेगा? औरतों ने शर्म के मारे मुंह परे कर लिया और मर्द हंसने लड़े और धर्म चौधरी भी मुस्कुराने लगा। धर्म चौधरी लोगों का मन बहलाने में व्यस्त था। जीतू जरीब लेकर आ गया। उसने जमीन पर फेंकता हुआ बोला, पटवारी जी आ रहे हैं। जीतू यह सूचना पूरी तरह से दे भी नहीं पाया था कि नाक को दबाता हुआ धोती को संभालता हुआ पटवारी यहाँ आ पहुँचा। धर्म चौधरी उसे देखते हुए ऊंचे स्वर में बोला, यहाँ ये लोग एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं और तू उधर चौबारे में बैठा टांगों पर मालिश करवा रहा है। गांव के नक्शे में चमादड़ी के आंखों के पुत्र काली के मकान का नक्शा देखकर उसका रकबा निकाल दे। पटवारी ने नक्शे में काली के मकान का रकबा देखा और जरीब से मापकर बोला, काली की जमीन निक्कू की ओर आधा हाथ निकलती है। यह सुन धर्म चौधरी भड़क उठा और निक्कू को मोटी मोटी गालियां दे उसने कहा, देखा, तेरे बाप की तेरी तरफ आधा हाथ जमीन निकलती है, अगर वह कचहरी में मुकदमा दायर कर दे तो तू अंदर जाएगा। बड़ा सुरमा बना फिरता है, फिर चादर बांध कर लड़ाई करने निकला है। फिर वह काली से बोला, इसकी दीवार आधा हाथ चौड़ाई तक गिरा दो, अगर यह झगड़ा करे तो मार कर इसकी हड्डियां तोड़ देना। काली ने जेब से 2 रुपए निकाले जो धर्म चौधरी ने आगे बढ़ उसके हाथ से ले लिया। उसने निक्कू की दीवार गिरा देने की एक बार फिर ताकीद की और पटवारी के साथ वह चला गया। मंगू पहले ही खिसक गया था, निक्कू भी कराहता हुआ उठ गया। प्री तो बच्चों को घसीटती ही उसके पीछे पीछे चल दी। बाकी लोग भी धीरे धीरे उधर से खिसकने लगे। सूर्यास्त का समय वहाँ केवल चाची और काली ही रह गया था। उदास चाची के पास जा बैठा काली। चाची ने उड़ती हुई सांस से उसको देखा और उदासी और घनी होने लगी तो बुनियाद खोदने लगा। इस काम में भी उसका मन नहीं लगा। चाची से परे हट वह जमीन पर ही बैठ गया। उसको ख्याल आया कि वह किन अरमानों के साथ गांव आया था। उसका जी चाहा वापस चला जाए। गांव से इतनी दूर वापस आने के ख्याल बस तड़प बनकर रह गए। तो आज यहीं तक, इसके आगे हम अगले भाग में देखेंगे। तो फिर मिलेंगे आपके साथ अगले भाग में। तब तक के लिए